तो हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। जैसा कि है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड थिंग हम लोगों ने ये पढ़ ली थी कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। चौथी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। पांचवी चीज़ में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन की चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था और पॉलीगन लॉ भी पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर भी पढ़े थे, पहले टाइप ऑफ वेक्टर्स भी पढ़े, उसके बाद वेक्टर एडिशन। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ वेक्टर एडिशन, नथिंग एल्स। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ना है। ठीक है, तो आज पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को पहले से कर लेने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को पहले से कर लेने चाहिए, जिससे कि हमारा थोड़ा सा एक तो माइंडसेट चेंज हो और हम क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा भागें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पे भागते हैं। और एक अनाउंसमेंट है कि आज इसी वक्त इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी और आपको अपने पास टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी? व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है इन दोनों चैनल की लिंक में होना क्या है। जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल की तरफ चैनल के पेज को ओपन कर पाओगे। जब आप चैनल के पेज को ओपन करोगे ना, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स, लेक्चर के नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन हाथों से लिख के मैं नोट्स बनाऊँगा और इसके अंदर PDF फॉर्म में अपलोड कर दूँगा। सेकेंड थिंग क्या है कि DPP बनाएंगे, रोज़ की एक DPP बनाएंगे, जिसमें से कुछ असाइनमेंट कह लो या DPP कह लो। असाइनमेंट कह लेते हैं। एक असाइनमेंट देंगे रोज़ का, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो कि रोज़ के रोज़ डेली के डेली अपलोड किया जाएगा। और कुछ एक एक दो क्वेश्चन तो हम वैसे भी डालते रहेंगे। तो इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो ये बात हो गई एक अनाउंसमेंट की। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, अपने मेन टॉपिक पे जो कि वेक्टर्स है। तो हम पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of magnitude of the component of force of 13 न्यूटन। ठीक है, तो पहला इसका है 12 न्यूटन और 5 न्यूटन, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है 6.5 न्यूटन एंड 6.5 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कुछ 7 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। और चौथा ऑप्शन आपके पास आ जाता है 10 न्यूटन 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट। क्या कह रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 13 न्यूटन। क्या चीज़ पढ़ो, इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 13 न्यूटन। देखो फोर्स ऑफ 13 न्यूटन के कंपोनेंट दे रखे हैं आपको नीचे। ठीक है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा इसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 13 न्यूटन। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, इनमें से कौन सा पेयर इस फोर्स को बना सकता है, इन चारों में से कौन सा। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, मान लो ये एक तरीके से रिजल्टेंट ही तो है,
रिजल्टेंट वेक्टर है ये, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हम इसको कैसे निकालते थे, देखो रिजल्टेंट अगर मान लो वेक्टर लेता हूँ तो कैसे आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई जे कैप, ऐसे आएगा कुछ। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस वेक्टर का तो कैसे आ जाएगा, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस में आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक करके सबको रखेंगे। सबसे पहले इस वाले को रख के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको रख के देखते हैं क्या आता है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 104 किधर से भी रूट 104 किधर से भी 13 तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जब आप 10 की बात करते हो तो आपके पास ये आ जाता है, जब आप 11 की बात करते हो तो 1 to 1 आ जाता है, यानी 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो नहीं बनता। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं, इसको काट दो। यहीं पर हम इसको रख करके आगे की बात करते हैं, अगली वैल्यूज़ को रख के देखते हैं। अगली वैल्यू 7 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। 7 का करते हैं तो 49 आ जाता है, प्लस में 8 का करते हैं तो 64 आ जाता है। कितना हो जाएगा ये, 60 और 40, 100 और 109, 109 और 4 हो जाएंगे 103। 103 भी 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको रख कर देते हैं। अब आ जाते हैं आगे इस वाले पे 6.5 एंड 6.5। 6.5 एंड 6.5 का जब हम रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 65 to 65, 25 और 6 पंजे 30 और 2 32, 6 पंजे 30 और 3 36 और 39, 5 2 9 12, 4 2 2 5, 4 2 2 5 और 4 ये हो जाएगा 8 4.5, 84.5 आता है हमारे पास, अंडर रूट 84.5। अगर हम 84.5 की बात करते हैं तो ये कहाँ आता है, तो ये तो और ज़्यादा कम हो गया। ये कितना आया, 9 का होता है हमारे पास 81, यानी 9 पॉइंट समथिंग हुआ। तो 9 पॉइंट समथिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आ जाता है कुछ 9 पॉइंट समथिंग। अगर हम 9 पॉइंट समथिंग लेते हैं तब भी हमारा 13 न्यूटन नहीं बनता, तो ये तो आंसर गलत हो गया। वैसे तो आपके पास सामने सामने आंसर दिख रहा है, अब यही होगा, बचा यही है। तो फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 प्लस में 5 का हो जाता है 25, ऐड करेंगे 169 जो कि आ जाता है 13। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको सबसे पहले तो पॉज करके नोट कर लो। अटैम्प्ट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, छोटा सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। सबसे पहली बात तो जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा 12 और 5 का 13 बनता है, 12 और 5 का 13 बनता है। 3 और 4 का जब हम करते हैं रिजल्टेंट तो हमारे पास 5 आता है। तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो कि प्रैक्टिस करते करते आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पॉज करो, नोट करो। मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 डाइन एंड 3 डाइन
of a force 2 dyne and 3 dyne of a force so that its sum is 4 dyne. ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन आ जाता है हमारे पास cos इनवर्स 1, cos इनवर्स हमारे पास 0.75, cos इनवर्स 0.25 या फिर cos इनवर्स 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 डाइन एंड 3 डाइन ऑफ अ फोर्स। देखो डाइन क्या होती है, डाइन इज़ अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ये फोर्स की एक सीजीएस यूनिट होती है, उसको हम डाइन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये लिख लो। यूनिट कन्वर्जन है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सच कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन है द फाइंड द एंगल बिटवीन 2 डाइन एंड 3 डाइन ऑफ अ फोर्स। दो फोर्स हैं 2 डाइन एंड 3 डाइन, सो डैट इट्स सम इज़ 4 डाइन। देखो यहाँ पे सम की जो बात हो रही है ना, सम की बात क्या हो रही है यहाँ पे, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट की, यानी 2 और 3 का रिजल्टेंट आना है 4। तो हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। हम एंगल इसमें कैसे बता सकते हैं, देखो रिजल्टेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहीं पे सारी वैल्यू डाल दो। सम यानी रिजल्टेंट आना है 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ गया 16, ये 4 प्लस में 9 प्लस में 2 इंटू 2 यानी 4 4 12 12 cos थीटा। 9 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास 13 इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 12 cos थीटा। फिर इसको कट करेंगे 3 और ये 4 पे जाएगा, तो यानी 1/4 इज इक्वल टू में cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1/4। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे तो cos इनवर्स 1 ये तो नहीं है, cos इनवर्स 0.75 क्या हो जाएगा 3/4, तो ये भी नहीं है। cos इनवर्स 0.25 यानी 1/4 ये बन रहा है। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। यहाँ पे वैसे तो कन्फ्यूज़न की बात नहीं बनती है, फिर भी अगर कर रहे हो तो एक बार देख लेना दोबारा से। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले में केवल बातें पुट करनी है। जैसे कि हमको दे रखा था 2 डाइन 3 डाइन और हमारे पास 4 डाइन, इन सब को पुट करना है और आंसर निकालना है। पॉज कर लो और नोट कर लो। मिटा देते हैं। A man walks 4 meters east, ऐसे लिख लो, towards east and then turns 60 degree to the north of east। ठीक है, and again walks for 4 meter। Calculate the net displacement ठीक है, तो कोई ऑप्शन लिख देते हैं।
ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास 8 मीटर, 4√2 मीटर, और हमारे पास 6.9 मीटर या फिर 5.4 मीटर। सबसे पहले तो अब ये 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, अ मैन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, एक आदमी 4 मीटर ईस्ट की तरफ भागता है। तो सबसे पहले तो ये ईस्ट और नॉर्थ की जो बात कर दी, इसी में कन्फ्यूज़न आ गई, तो इसकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखो ये वाली जो साइड होती है ये वाली होती है नॉर्थ, ये वाली जो साइड होती है ये वाली होती है साउथ, यहाँ पे हमारे पास वेस्ट होता है और यहाँ पे हमारे पास ईस्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अ मैन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, सबसे पहले तो ईस्ट की तरफ 4 मीटर दौड़ा दो उसे, ये लो 4 मीटर दौड़ गया ईस्ट की तरफ। देन क्या कह रहा है, अगेन टर्न 60 डिग्री टू द नॉर्थ। देखो ये वाली जो लाइन लिखी है ना, 60 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब है कि ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। क्या मतलब, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ उसने टर्न किया। ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ करेंगे तो हमारे पास कहाँ गएगा कुछ, ये देखो, ठीक है। यानी कुछ यहाँ जाके वो 4 मीटर चला है, ठीक है, 4 मीटर चला है, ये लो 4 मीटर, एंगल बनाएगा 60 डिग्री, ठीक है। हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। अच्छा अब एक बात देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट का, जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, है कि नहीं, जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट के डायरेक्ट फॉर्मूले आ सकते हैं। दोनों बराबर हो गए, 60 डिग्री पे कितना आ जाता है, √3, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, फाइनली रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √3 इंटू में ये कितना आ गया 4, यानी एक सेकेंड 4√3 मीटर्स। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये √3 मीटर होगा। देखो कैलकुलेशन हम लोगों ने सही करी है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ आ गई होगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 4√3 मीटर आ गया, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको नोट कर लिया होगा। मैं मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The sum of the magnitude of the two forces is 18 and their resultant is equal to 12, ठीक है। if the resultant is 90 degree to the smaller force, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या स्मॉलर मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, स्मॉलर मैग्नीट्यूड फोर्स, तो देन what is the magnitude of the two forces, ठीक है। ऑप्शन लिख देते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एक 12 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और आपके पास 5 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, और हमारे पास एक ले लेते हैं 9 और 9,
ठीक है, एक सेकंड, इसमें तो कुछ बना ही नहीं, ये 8 ले लो और ये 11 ले लो, 10 ले लो, ठीक है। तो ये थोड़े क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस इज 18। दो फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम, क्वेश्चन को यहाँ पे ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड का सम करा गया दो फोर्स का इज 18, यानी किसी वेक्टर की कोई, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 12, रिजल्टेंट 12 आया है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर छोटे वाले फोर्स, देखो यहाँ इस वाली लाइन से पता चल रहा है ये दो फोर्सों में एक छोटा फोर्स है एक बड़ा फोर्स है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 12 है और जो मैग्नीट्यूड का सम है वो 18 है। अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री है छोटे वाले फोर्स से अगर 90 डिग्री है तो हमको दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताओ। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले तो दो चीज़ें अननोन है, दोनों चीज़ें हमको दोनों के मैग्नीट्यूड अननोन है, तो सबसे पहले तो किसी के मैग्नीट्यूड को कुछ मान लेते हैं। क्या माने, मान लो x मान लेता हूँ मैं, कोई x टर्म ले लेते हैं, एक सेकेंड, नाउ डन, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक स्मॉलर वाले को, ठीक है। लेट द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी x, हमने उसको x ले लिया, देन द अदर विल बी, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो टोटल 18 आ रहा है, 18 माइनस एक्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम कह रहे हैं रिजल्टेंट, देखो एक तो छोटा फोर्स है, मान लो मैंने एक छोटा फोर्स ले लिया, मान लो ये है, मान लो मैंने इसे ये वेक्टर दे दिया, कोई ए फोर्स है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इससे 90 डिग्री पे रिजल्टेंट है, तो इससे 90 डिग्री पे रिजल्टेंट हो गया, तो ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट आ गया। अब क्या है, अब बात आती है बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर कहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में आता है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर भागेगा, बी वाला कहीं वेक्टर इधर आएगा, दोनों वेक्टर के बीच में आ गया रिजल्टेंट, बी इधर आ गया। अब देखो, अब मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके इधर कर देता हूँ इसे, ठीक है। मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके मैं इसको इधर कर देता हूँ, जैसे कि ट्राइंगल लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, ये तो मैंने पैरेललोग्राम लॉ बना दिया, पैरेललोग्राम लॉ नहीं बनाते हम, ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखो एक बात, यहाँ पे हम लोग अपना क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये वाली क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर ये वाला हो गया 18 माइनस एक्स, तो ये हम कह सकते हैं ब्लैक ही ले लेते हैं, 18 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर में ये वाला a यानी x का स्क्वायर प्लस में रिजल्टेंट कितना दे रखा है हमको 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है 8 8 64 और 8 14 इंटू में 18 1 8 10 12 324, तो ये आ जाता है कुछ 324 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। 144 को इधर उठा के लाएंगे, कितना आ जाएगा 32 में से 4 का 28, 28 में से 10 18, कुछ इसमें 18 आ जाएगा 180, और ये हो जाएगा कुछ 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 से ये काटेंगे, ये 90 पे, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड
दोबारा से कैलकुलेशन चेक करते हैं। 324 12 4 8 ठीक है। ये तो 180 से कटेगा 90, 90 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 90। 90 किसका रूट हो सकता है? 81। यार थोड़ी गड़बड़ आ रही है इस वाले क्वेश्चन में। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, दोबारा करके देखते हैं। 64 का 4 और 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है। 18 हो गया, 4 8 4 12 324, ये भी ठीक है। ये वाला हमारे पास यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर हमारे पास इधर आ गया और प्लस में ये वाला इधर आ गया 12 का स्क्वायर। एक काम करो, इसको हम बाद में देखेंगे। जहाँ तक इसका मैं आंसर देख के बता दूँ, एक सेकंड रुको। चलो कोई नहीं, हटाओ इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भी ज़्यादा फुर्ती से और भी ज़्यादा मज़े से। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कहता है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ unit vector, if the sum of two unit vector is a unit vector, then the magnitude of their difference तो इसके ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास √3, √2, 1 या फिर हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ, सम यानी यहाँ पे रिजल्टेंट की बात हो रही है। बेसिकली यहाँ पे सम में रिजल्टेंट की बात हो रही है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर ही आ गया। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा था अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? R वाला, जिसमें 2a cos θ/2 होता है। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है। देखो R = 2a cos θ/2। अब देखो a का मैग्नीट्यूड बराबर होगा b के मैग्नीट्यूड के, और देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया। इन दोनों से तो कितना आ जाएगा? ये वाली कंडीशन कब फॉलो होती है? ये वाली कंडीशन कब फॉलो होती है? व्हेन थीटा इज़ 120 डिग्री। तो अब ये पूछ रहे हैं इस थीटा पे डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बता दो। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इसमें आ जाता है √3 है, √3 आ जाता है। और यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √3। तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, बड़ा आसान था। मिटा देते हैं, इस पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर in the direction of
आई कैप प्लस में जे कैप। ठीक है, इसके ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास के कैप, आई कैप प्लस में जे कैप, या आई कैप प्लस में जे कैप बटे में √2, या फिर आई कैप माइनस में जे कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। देखो कभी भी अगर हमको यूनिट वेक्टर पूछा जाए किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमने यूनिट वेक्टर का तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं, इसको हम मान लो अगर इस तरीके से डिनोट करते हैं कैप के साथ। ठीक है, और कैसे लिखते हैं, वेक्टर बटे में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हम लिखते हैं, यही तो हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हमको वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप प्लस में जे कैप, आई कैप प्लस में जे कैप। मान लो मैं यूनिट वेक्टर को कुछ बी वेक्टर के नाम से दे देता हूँ, कुछ ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने एक नाम दिया है बी कैप, तो बी कैप कैसे निकालूंगा मैं, बी कैप कैसे निकालूंगा, बी कैप में सबसे पहले तो वेक्टर, वेक्टर जो दे रखा है आई कैप प्लस में जे कैप बटे में इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट इसका 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 + 1 √2, ये आ गया। ये वाला ऑप्शन कहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमारा बढ़िया तरीके से सॉल्व हुआ, नोट कर लेंगे इसको। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो मिटा देते हैं सर। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, कहता है 2 वेक्टर्स आर गिवन बाय, एक तो है ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में हमारे पास है 2 के कैप, एंड एक है बी वेक्टर जो कि है 3 आई कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस में क्या है 2 है के कैप में। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर हो गए। एंड अनदर वेक्टर सी, एंड अनदर वेक्टर सी हैज़ the same magnitude, has the same magnitude as B vector and same direction as A vector. Then which of the following represent vector C? पहला हमारे पास 7/3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। बी ऑप्शन 3/7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में हमारे पास 2 के कैप। तीसरा ऑप्शन 7/9 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। या डी ऑप्शन क्या है 9/7 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 50 स्टार लगा लो, इसके ऊपर तारे लगा लो। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1% दिमाग लगेगा और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखो पढ़ते हैं, क्या कहता है 2 वेक्टर आर गिवन बाय
दिस, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ठीक है। एंड अनदर वेक्टर सी, क्या कह रहा है, एक अनदर वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड एक तो बी के जैसा है, जैसा बी का मैग्नीट्यूड है वैसा उसका मैग्नीट्यूड है, एंड सेम डायरेक्शन ऐसे, एंड जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के जैसी है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेक्टर सी, तो बताओ इनमें से कौन सा है वेक्टर सी, कौन सा है इसमें से वेक्टर सी जिसकी मैग्नीट्यूड कैसा है, बी के जैसा, और डायरेक्शन कैसी है, ए के जैसी। तो सबसे पहले तो ये बात भूलते हैं, पहले एक बात पे आते हैं कि कोई भी वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है मैथमेटिकली, एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ट्रिक लगती है, देखो मैग्नीट्यूड किसके जैसा है, बी के जैसा, तो बी का मैग्नीट्यूड डाल दो, बी का मैग्नीट्यूड डाल दो। दूसरी डायरेक्शन किसके जैसी है, डायरेक्शन है ए के जैसी, तो ए की डायरेक्शन डाल दो, बन गया हमारे पास वेक्टर। वेक्टर बन चुका है हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, सेकेंड बी का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, एंड 2 में ए कैप कैसे निकालेंगे, ये तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डाल दो बी वाला, ओ सॉरी ए वाला वेक्टर डाल दो, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ये हो गया वेक्टर बटे में इसकी मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 4, यानी 4 और 4 8 और 9। इसका कितना आ रहा है 36 और 4 40, 40 और 9 39, 49 कितना हो जाता है 7, ठीक है। इनटू में हमारे पास कितना आ रहा है आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ये तो इसको तो ऐसे कर दो, बटे में कितना आ रहा है 4 और 4 8, 8 और 1 9, अंडर रूट 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3, ये आ गया हमारे पास वेक्टर सी। ऑप्शन मिलाओ 7/3 किधर आ रहा है इन दो में, ये वाला आ गया 7/3, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। तो इसको हम कर देंगे आंसर हमारा। क्वेश्चन बढ़िया था, अच्छा लगा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक थी, दो ट्रिक थी जिससे कि हम लोगों ने वेक्टर बना लिया। तो वेक्टर के यहाँ पे आप देख रहे हो कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना वेक्टर के, वो याद करना बड़ा आसान हो गया। कैसे हो गया आसान, एक तो इस पे लग गया सबसे छोटा वाला पॉइंट जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं हट गया फ्रेम से, मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो अब क्या है, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लिए, अब थोड़ा सा ना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा टॉपिक रुका हुआ है ना, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है, कभी भी कोई वेक्टर कि एक 3D स्पेस में होता है, कभी भी कोई वेक्टर अगर 3D स्पेस में होता है तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम कॉस का यूज़ करते हैं, वही साइन थीटा कॉस थीटा वाला कॉस का यूज़ करते हैं, उसको हम कह देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ नहीं है, डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर की, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, हमारे पास डायरेक्शन आ रही है, बात खत्म। इसलिए क्या नाम है इसका, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक ये बनाता हूँ, एक मैं रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
जिससे कि समझना आसान है। जो भी बन गया हो ये, ठीक है। अब ये बन गया, जो भी है देख लेना। हम एक वेक्टर बनाते हैं। मान लो इस वेक्टर का नाम है वेक्टर आर, ठीक है। विजिबल होगा ये, आराम से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। क्या है, वेक्टर आर है। अब जाते हैं, अब देखो ये वेक्टर आर जो है ना, ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और हमारे पास जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। दो एंगल देख लिए, लिख लेते हैं। अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है हमारे पास वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बना रहा है विद जेड एक्सिस। तो ये एल एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के हम लोगों ने एंगल लिख दिए। अल्फा एंगल एक्स के साथ, बीटा एंगल वाई के साथ, और गामा एंगल जेड के साथ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कॉस के रूप में इसकी डायरेक्शन बताई जाए। तो अगर मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल लूँ तो हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉस अल्फा। देखो कॉस अल्फा की अगर मैं बात करूँ, देखो ये ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ तो देखो क्या होगा, ठीक है। ये ऐसे, और इसको इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये अल्फा एंगल है, ये आर है। जब हम मैं आर को इधर की तरफ तोड़ूंगा तो हो जाएगा आर कॉस अल्फा, सॉरी ये छोड़ो, ये नहीं करते हम। कॉस निकालने की कोशिश करते हैं, कॉस निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आएगा इसका, बेस क्या आएगा इसका, एक्स की तरफ का कंपोनेंट, जो कि कितना हो जाएगा, लिख ही देता हूँ चलो मैं, आर कॉस अल्फा, सॉरी रुक जाओ इसे, ठीक है। इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, मान लो ये आर एक्स आएगा, और वाई कंपोनेंट इसका आर वाई आएगा। बट हमको क्या यूज़ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आर एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो ये आ गया हमारे पास कॉस अल्फा। अगर यही मैं कॉस बीटा की बात करूँ, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, यहीं पे अगर मैं इसका बेस ले लूँ तो ये हो जाएगा आर वाई बटे में आर, तो ये कॉस बीटा हो गया। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, कॉस गामा की, तो कॉस गामा को समझना थोड़ा सा मुश्किल इस बात से हो जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन के बाहर आ रहा है। अगर मैं कोई वेक्टर ले लूँ, मान लो ये वेक्टर है, ये जो पेन है ना पेन, ये पेन क्या है, एक वेक्टर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एक्स जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस, इसके साथ मुझे कॉस मिल जाए। कॉस कैसे मिलेगा, इस वाले का इसके साथ कंपोनेंट, इसका ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला देखो, ये वाला एंगल बना रहा है। तो इसका जो है यहाँ पे कंपोनेंट, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, और हमारे पास इसका वेक्टर की ये तो है ही हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, आर जेड हो जाएगा उसका, जेड की तरफ कंपोनेंट, और आर बटे में ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक डायरेक्शन कोसाइंस का एक नाम और होता है, एक थ्योरम कह लो या एक फॉर्मूला कह लो, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ये क्या कह रहा है, ये पता क्या कह रहा है, एल ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, देखो लिखते हैं एल बराबर में दिस, और एम बराबर में कॉस बीटा, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है एन, एन के बराबर में, यानी एल एम एन, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो ये आता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस का। अगर आप इसको सॉल्व भी करके देखना चाहते हो तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ जाएगा देखो, नीचे तो आर है कॉमन, ऊपर के सारे ये स्क्वायर जुड़ जाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर क्या बनाता है, आर स्क्वायर बनाता है। तो बटे आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस का ये टॉपिक तो पूरा हुआ। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन में आता है मज़ा। ठीक है, मिटा दिया हमने, नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ अ वेक्टर विद एक सेकेंड, ऑफ अ वेक्टर की आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में √2 के कैप mix with x y z will be, ऑप्शन ले लेते हैं, जगह 60 60 60 45 45 और 45 45 45 45 और 60 60 45 और 45 45 60। ये क्वेश्चन है हमारे पास। द एंगल ऑफ अ वेक्टर, सॉरी एंगल विद द लिख लो, इंग्लिश नहीं बन रही बढ़िया। द एंगल विद अ वेक्टर दिस मेक्स विद एक्स वाई जेड विल बी। देखो हमको एक वेक्टर दे दिया। अब वेक्टर से हम पूछ रहे हैं हमको इसकी डायरेक्शन बताओ 3D डायरेक्शन में। 3D वेक्टर दिया है, तीनों एक्सिस में इसकी मैग्नीट्यूड आ रहा है, तीनों एक्सिस में अगर आ रहा है तो हम ये 3D वेक्टर माना जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इसकी 3D डायरेक्शन बता दो। तो कैसे बताई जाएगी 3D डायरेक्शन? क्वेश्चन को डिकोड करो, डिकोड करने पे ये पता चल रहा है 3D डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो डायरेक्शन कैसे निकाल जाएगी? डायरेक्शन कोसाइन से। डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं हम इनका। कॉस एल्फा निकाल लो। कॉस एल्फा क्या होता था? आर एक्स बटे आर। आर एक्स क्या है 1 बटे आर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में √2 का हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 2 4 4 यानी 1/2। ये आ गया। कॉस बीटा लेंगे, कॉस बीटा में 1 अपॉन में यही वापस, तो मैं सीधे 2 लिख देता हूँ। कॉस गामा ले लेंगे, गामा में क्या हो जाएगा, ये √2 है ऊपर, नीचे 2 आ गया यही वाला, तो मैं क्या करता हूँ √2 से नीचे 2 लगा दे रहा हूँ, तो हमारे पास आ गया 1/√2। ठीक है, इसने कितना बनाया 1/2 कॉस कब होता है? 60 डिग्री पे। 1/2 कॉस कब होता है? 60 डिग्री पे। 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पे। ठीक है, तो 60 60 45 ये आ गया हमारे पास आंसर। एक्स वाई जेड के साथ है, इसके रिस्पेक्ट में लिखना। नोट कर लेंगे। if a vector a 2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 5k कैप the direction of cosines of the direction of the cosines of the vector a
विल बी, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बतानी है हमको, बेसिकली एंगल पूछ रहा है, नहीं कोसाइंस पूछ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ जब तक आप आगे बढ़ो। इसमें हमारे पास 45 4/45 कॉमा माइनस में 5/√45 बी ऑप्शन। हमारे पास 4/√45 0 और 4/√45 सी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। डी ऑप्शन हमारे पास 3/√45 2/√45 और हमारे पास 5/√45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ़ ए वेक्टर इज दिस देन द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए विल बी। वेक्टर ए की डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बतानी है, बेसिकली आप निकालो, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बोले या फिर डायरेक्शन कोसाइंस बोले बात एक ही है, या फिर 3D डायरेक्शन पूछे बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालेंगे। सबसे पहले कॉस अल्फा कैसे आएगा, कैसे निकालते थे, इसका एक्स कंपोनेंट जो कि 2 है बटे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 2 का 4, 4 4 का 16 प्लस में 5 और 5 का 25, 2 अपॉन में कितना आ गया, ये 20 हो गया, 20 और 20 40 और √45, तो एक का तो आ गया। कॉस बीटा निकालते हैं, कितना आ रहा है 4, 4 बटे में अंडर रूट, यही आ जाएगा, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत क्या है जब एक ही चीज़ है। तो 4 अपॉन में अंडर रूट 45। कॉस गामा क्या आ जाएगा, कॉस गामा क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बटे अंडर रूट 45। ठीक है, किस में आंसर बन रहा है ये, 2 अपॉन में √45, 4 अपॉन में √45, ये वाला आंसर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वाला पहला वाला आंसर बन चुका है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस पे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं इसमें, यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक अगर इसके 1-2 क्वेश्चन और, यानी इसी के प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस शीट में भी आ जाएंगे, जिसको आप असाइनमेंट कह लो चाहो। फाइनल एक नाम दे देते हैं, अब हम उसे असाइनमेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम और कोई नाम नहीं देंगे, कोई DPP कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ नहीं, असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट में क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में और। ठीक है, तो अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। एक सेकंड रुकना, पानी पी लूँ। तो देखो, हम लोगों की सारी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। अब हम आ जाते हैं, अब हम किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने एक अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। देखो, हमने पूरी वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर में हम लोगों ने वेक्टर सीख लिया, वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीख लिया। अब वेक्टर में हम बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में घुसेंगे। अब यहाँ पे 2 टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है। पहली टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सेकंड टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, वेक्टर में हम डिवीज़न पढ़ते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि डिवीज़न डिवाइड नहीं हो सकती, तो डिवीज़न की बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं इसे, और कभी कभार हम क्या कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, अब देखो भैया, इन दोनों के जो अगर हम डॉट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर हम डॉट वाले तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी बनती है वो क्वांटिटी कैसी आ जाती है, स्केलर आ जाती है। इसलिए हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं।
जैसे मान लो एक वेक्टर है ये, ठीक है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये, क्या है ये हो गया बी वेक्टर, और ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच की क्या है डायरेक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो है मैंने उसको दे दिया थीटा। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूँ, देखो इस तरीके से तो लिखते हैं बीच में डॉट लगा के, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हम क्या लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ये होता है फॉर्मूला। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ए डॉट बी क्या आ जाता है, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये मत कहना कि यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल अपनी मैं वो वाली पुरानी वाली 2 गुणा 4 हो गया 8 वो वाली हो रही है, क्योंकि ये सिंपल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। कैसे, देखो कॉस थीटा के ऊपर की वैल्यू है, कॉस थीटा की बात हो रही है, तो हम थीटा की कुछ वैल्यू रखेंगे। अगर मान लो थीटा 90 से छोटा है, अगर थीटा 90 से छोटा हो गया, थीटा अगर 90 से छोटा है तो क्या होगा, ए डॉट भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ए डॉट भी हमारे पास यानी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बट अगर थीटा 90 के बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाएगा तो भाई आपको पता है कॉस 90 कितना हो जाता है, एक सेकेंड कॉस 90 कितना हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर थीटा ग्रेटर देन हो जाए 90 से, 90 से भी बड़ा हो जाए, 90 से अगर हम बड़ा कर देते हैं तो थीटा, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये पॉजिटिव लिखा है मैंने, वो मैंने नेगेटिव लिखा है, मेरा लिखने का तरीका यही है, आप लोग लिख लेना कहीं पे भी जैसे लिखते हो, नेगेटिव लिख लो पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। तो ए डॉट भी पॉजिटिव, ए डॉट भी नेगेटिव, कब कब होगा, थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, कब होगा, आपको इसमें थोड़े से टर्म्स के हिसाब से भी यूज़ कर दिया जाता है। जैसे आपसे कह दें कि 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल है, इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में ये चीज़ें आती हैं, और थोड़ी और चीज़ें भी आती हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात सोचो, अगर मैं 0 डिग्री लूँ, अगर मैं थीटा को ले लूँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाता है 1, यानी वही आ जाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। अगर मैं आई को आई से करूँ, अगर मैं आई कैप को आई कैप से डॉट करवाऊँ, आई कैप का आई कैप से डॉट करवाऊँ, तो cos 0, तो cos 0 में क्या आ जाएगा 1, 1 का मतलब क्या हो जाएगा ये। अगर मैं इसे जे डॉट जे करवा दूँ तो भी 1, अगर मैं के डॉट के करवा दूँ तो भी 1। ये बात समझ में आई। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं, अगर मैं आई को डॉट करवा दूं जे के साथ, अगर मैं आई को डॉट करवा देता हूं जे के साथ, आई किस में, एक्स में, जे किस में, वाई में, तो ये कैसे हो गए, ये 90 डिग्री हो गए ना, आई हो गया एक्स में, वाई हो वो जे हो गया वाई में, तो ये 90 डिग्री हो गए। 90 डिग्री में कौन सा आ जाएगा, cos 90, cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर मैं आई डॉट के करवा दूँ, आई डॉट के करवा दूँ तो भी 0, अगर मैं जे डॉट के करवा दूँ
जे डॉट के करवा दूँ तो भी 0। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो भी मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ कि अगर हम चाहें ए डॉट बी करें या फिर हम बी डॉट ए करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर हमारे पास बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा? आंसर हमारे पास दोनों में बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा? क्योंकि हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो एक स्केलर है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, तो चाहे ये करो चाहे ये करो, आंसर में अगर डायरेक्शन नहीं है तो बात नहीं बनेगी। क्रॉस प्रोडक्ट में खेल बदलता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो वेक्टर बनाता है, वेक्टर में डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, समझे? तो ये दोनों बराबर होंगे। इसे हम कह सकते हैं कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ कहते हैं। एक हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? वो कहता है मान लो कोई ए वेक्टर है, ये डॉट में है बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर के, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में। क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ए डॉट बी कर सकते हैं प्लस में ए डॉट सी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इतने चीज़ को नोट कर लो बहुत अच्छे से, पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ इसे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम क्या पढ़ेंगे? अब देखो, हम कभी भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए। हो सकता है कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि डॉट प्रोडक्ट इसका ये है तो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालो। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे आपको ये चीज़ दिख गई, ए डॉट बी कितना आ रहा है? ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर मिल जाएगा। कैसे आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको भी नोट कर लो। क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर अगर निकालना हो तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और, अगर हमारे पास वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया जाए, कैसे? मतलब ऐसे कुछ दे दिया जाए, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। अगर कोई ऐसा वेक्टर दे दिया जाए, ऐसी एक और वेक्टर है, बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। अगर कोई ऐसे वेक्टर दे दिए जाए और हमसे पूछे ए डॉट बी निकालो, कैसे निकालेंगे? आपके सामने मैंने अभी आई डॉट आई जे डॉट जे करवाया था ना। तो देखो, हम आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट आई को अगर जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई को जे से करना बेकार, ऐसे ही आई को के से करना बेकार। तो हम आई को आई से करेंगे, क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स। ऐसे ही जे वाले को जे वाले से करेंगे, ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड बी जेड। तो ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर दे दिए जाएं तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन भी अभी हम करते हैं इसके ऊपर। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर एंगल निकालना हो तो ऐसे, और अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी बात उसकी, थोड़े से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जब तक पहले तो इसे आप नोट कर लो, नोट कर लेंगे इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि वर्क डन। जैसे जब हम फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास वर्क डन आता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये है इसका एक एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख देता हूँ कि एग्जाम्पल में जैसे फोर्स लिख लो, ऐसे लिख देते हैं, फोर्स डॉट F डॉट S क्या आ जाता है? वर्क डन आ जाता है।
एफ क्या है, फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है और वर्क डन है डब्लू। ठीक है, तो रब कर देता हूँ मैं इसे। अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो इसमें बहुत टाइप के आते हैं। क्वेश्चन तो इसके अफराद टाइप है, थोड़े आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, थोड़े बहुत आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, थोड़े बहुत मैं करवाता हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है, इफ़ अ वेक्टर 2i प्लस में 3j प्लस में हमारे पास आ रहा है 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, is perpendicular to the vector 4j minus 4i प्लस में अल्फा k कैप। ठीक है, then the value of alpha is, तो ऑप्शन है -1 बी है, +1 सी है, प्लस में 1/2 डी है, माइनस में 1/2। तो ये ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चंस है। एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक बार अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ। देखो, कार्टेशियन फॉर्म में हमको वेक्टर दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में हमको वेक्टर को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो चलो आ जाओ लाइन में, कैसे करेंगे, पेन चेंज करते हैं। ए डॉट बी, आई को आई से कर दो, तो को देखो आई ये वाला है, ये याद रखना, कई बार उल्टा पुल्टा कर देते हैं हम, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान देना। आई को से करेंगे तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, प्लस में जे को जैसे करते हैं 4 × 12, 4 × 12, और हमारे पास इसको हम इससे करते हैं के को के से 8 अल्फ़ा। और तो डॉट प्रोडक्ट देखो, अगर परपेंडिकुलर की बात कर दी, परपेंडिकुलर मतलब थीटा = 90 डिग्री और cos 90 हमेशा 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 = -8 + 12 कितना आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस में 8 अल्फ़ा। इसको इधर भेजेंगे -4 = में 8 अल्फ़ा, ये आ गया 1/2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ठीक है, तो -1/2 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये आ गया हमारे पास आंसर। नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा और हलवा सा सवाल था, शायद ये PYQ है, पुराने कोई एग्ज़ाम में आ रखा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम थोड़े ऐसे क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि आने वाले चैप्टरों में यूज़ होंगे, उनको हम करके देखते हैं, जो कि पहले हमें उसमें पूछे जा चुके हैं, नीट और जेई में पूछे जा चुके हैं, वो वाले सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, इफ p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू pq, देन एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर इज, हमारे पास है 0 डिग्री, 45 डिग्री, c है 90 डिग्री, या फिर डी हमारे पास आ रहा है, सॉरी ये 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, ए डॉट बी क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, ए डॉट बी क्या आ रहा है, पी डॉट क्यू क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। कॉस यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देखो पी डॉट क्यू क्या आना चाहिए था, पी क्यू इंटू में क्या आना चाहिए था, कॉस थीटा, बट कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 1, पी क्यू इंटू में 1, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब हो जाती है,
0 डिग्री पे, यानी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। आंसर लगा देंगे। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1 मिनट में आप 10 कर सकते हो, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, रब कर देते हैं। अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे, इसको करने में भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, फील आएगी फिज़िक्स की। हम कह रहे हैं फोर्स F इज इक्वल टू 5I कैप प्लस में 6J कैप, हमारे पास प्लस में 4K कैप। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी produces a displacement S is equal to 6I कैप माइनस में 5K कैप, then work done by the force is। तो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ऑप्शंस में लिख देता हूँ। ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास 10 यूनिट, या फिर हम 18 यूनिट लिख सकते हैं, 11 यूनिट लिख लो, या 5 यूनिट लिख लो। देखो यूनिट इसलिए लिखा गया, ना हमको फोर्स की यूनिट बताई गई, ना हमको डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बताई गई। अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाए और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर हो जाए तो वर्क डन की यूनिट आ जाती है जूल्स। ठीक है, जूल में आ जाती है यूनिट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, मैंने अभी बताया। वर्क डन आ जाता है F.S। F देखो कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालते हैं बता दिया है। आई का आई से करेंगे, 6 5 से 30 हो जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं, के का कैसे करते हैं, 5 4 से 20 और माइनस आ जाए तो -20 आ जाएगा। तो आ गया हमारे पास 10 यूनिट आंसर। ठीक है, 10 यूनिट आंसर किधर है? इधर है। इसका लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा फील आया होगा, फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी वाले का। अभी कर लिया, सोचो आगे क्या करोगे, है कि नहीं? मतलब गलत तो कहीं भी नहीं चल रहे हो। और एक क्वेश्चन मुझे और बताना है, आगे रह गया था वो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव, क्या है? अ यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, या बी हमारे पास डायरेक्शन, या फिर सी मैग्नीट्यूड, या फिर डी पे आ रहा है हमारे पास बी बोथ बी एंड सी। ये क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा वो है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में लिखा होगा। अ यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी। देखो यूनिट वेक्टर के पास हमारे पास, हम लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी में क्या पढ़ा था, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीट्यूड होता है 1, और डायरेक्शन तो ये हमको दिखाता ही है, डायरेक्शन के लिए तो बना है ये यूनिट वेक्टर। बट क्या नहीं होता इसके पास, देखो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, बट यहाँ पे पूछना क्या नहीं होता, यहाँ पे इसके पास यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं होती है। इसको पॉज कर लो और नोट कर लो, और इस बात को ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर के पास कभी भी क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है। दोबारा बोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर के पास क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेक्टर्स A
एंड बी, दो वेक्टर है हमारे पास ए एंड बी, आर सच डैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री। देखो ये हो गया रिजल्टेंट, पहले वाला हो गया रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है इसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के। ये कब होता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो, ये अगर ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिफरेंस में भी अगर ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कब हो जाता है हमारे पास? ये हो जाता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है ऑलवेज। ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे से बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों पे आते हैं। आगे भी अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फोर्स F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस में 3j कैप न्यूटन में। ठीक है, यहाँ पे यूनिट दे दी तो हम यहाँ पे यूनिट का यूज़ करेंगे। इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल which displays from its origin to the point A, कुछ एक पॉइंट पे पहुंच गया जिसका आ रहा है 2i कैप माइनस में 1j कैप। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं तो ये मीटर में कुछ इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, देन द वर्क डन विल बी, ये क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास माइनस का 7 जूल, 13 जूल, माइनस का 13 जूल, प्लस का 7 जूल। एक 11 कर लो, इसको 11 कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक फोर्स है, फोर्स वेक्टर दे दिया आपको 5i कैप प्लस में 3j कैप न्यूटन में, और जो कि डिस्प्लेस क्या है उसने ओरिजिन से किसी ए पॉइंट पे, जिसका ये आ गया पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन है उसकी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट अगर ओरिजिन से हो रहा है ना, अगर ये किसी और पॉइंट से होता जिसके कोई और कोऑर्डिनेट्स होते तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ता। बट यहाँ पे हमको ओरिजिन की बात करके हमको इस बात से छुट्टी दे दी कि हमको यही मेन होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ओरिजिन तो 0,0 होता है। क्या हो जाएगा? 2 - 0 2, 1 - 0 1, तो इसमें बात ही नहीं करनी। तो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन होता है F.S। अब तो क्वेश्चन तो याद भी हो गया होगा, ये कार्टेशियन फॉर्म है। 5 × 2 करेंगे, 5 × 2 करेंगे, प्लस में 3 × में -1 करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, ये माइनस का 3, यानी कि 7 प्लस का 7 जूल में। देखो जब हम फोर्स की यूनिट न्यूटन रखते हैं और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर रखते हैं तो हमारे पास जूल में आता है आंसर, वर्क डन आ जाता है हमारे पास जूल में। तो आंसर कौन सा आया हमारे पास?
ये कैसे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये सॉरी गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ आई है। ये +7 जूल होगा। देखो दोबारा देख लेते हैं। 5 इंटू में 2 10 और 3 इंटू में -1 -3 हो जाएगा, जो कि 10 - 3 +7 जूल बनेगा। तो ऑप्शन में गड़बड़ी थी। देखो ऑप्शन में कई बार लिखने में गड़बड़ी हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस बराबर है -a का मैग्नीट्यूड इंटू में b का मैग्नीट्यूड, ये आ रहा है। तो कुछ बताना है आपको। देन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड पॉइंट आ रहा है आपके पास। सेकेंड पॉइंट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑन सेम, एक सेकेंड, आर ऑन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन पे है। या फिर तीसरा ऑप्शन जो कहता है ए एंड बी are on opposite direction। and D क्या कहता है, A वेक्टर एंड B वेक्टर act on average direction। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ए डॉट बी का है, डॉट प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। ए डॉट बी क्या हो रहा है, माइनस में ए का मैग्नीट्यूड प्लस इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं -1 आ रही है, ये आपको दिख रहा होगा। कॉस थीटा -1 कब होता है, कॉस थीटा -1 होता है, आपको पता होगा कब होता है कॉस थीटा -1, जब कॉस 180 आ जाता है ना, जब कॉस 180 आ जाता है, ये हो जाता है -1। ठीक है, यानी थीटा कितना हो गया है 180 डिग्री। तो एक वेक्टर इधर आएगा, मान लो ये वेक्टर इधर आया, और ये वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर आएगा, और एंगल दोनों के बीच का हो जाएगा 180 डिग्री। यानी क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हमने क्वेश्चन बहुत सारे करे आज की डेट में। अब अगली चीज़ बनती है क्रॉस प्रोडक्ट की। बाकी सारे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, सारे तो यहाँ पे नहीं करवा सकते ना, उसके लिए हमको एक अलग से इसका ही क्वेश्चन का ही एक लेक्चर लेना पड़ेगा, वो हम लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ ली है। डॉट प्रोडक्ट तक तो मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे। तो आपको क्या क्या कर लेना है आज की डेट में, अभी तक यहाँ तक का सारा रिवाइज़ कर लेना है, सारा का सारा ख़त्म कर लेना है। सेकंड चीज़, दोनों लिंक दे रखी है। अगर आपको डीपीपी सॉल्व करने का मन है, या फिर आप लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहते हो, लेक्चर के नोट्स चाहते हो वो भी हैंड रिटन, तो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अगर मन करे तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर जाना, क्योंकि रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, फ़ायदा तो होगा। ठीक है, तो अभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।